आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो है बेटा कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति, जिसको मूंगा चट्टाने भी कहते हैं आम भाषा के अंदर इसको, और इसको सामुद्रिक वर्षावन। ये बेटा ये टॉपिक नीट में भी आपके काम आएगा। इसके अलावा जिपमर का जो एग्जामिनेशन होता है, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते, मैं कभी डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर बायोलॉजी या जनरल साइंस लगती है, वहां पर इससे क्वेश्चन जरूर आता है डेफिनेटली। ठीक है, तो अब इसी को सामुद्रिक वर्षावन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बात करें कोरल रीफ या मूंगा चट्टान या प्रवाल भित्ति या सामुद्रिक वर्षावन। बेटा ये दो नाम तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन ये नाम बीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन में भी पूछ लेते हैं इसको, मूंगा चट्टान और इन्हीं को सामुद्रिक वर्षावन। ये नाम आपको नहीं मिलेगा, तो ये नाम भी आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो। और इसके अलावा कोई अन्य नाम जो है वो आएगा भी नहीं तुम्हारा। चलो, कोरल रीफ के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी.डब्ल्यू. वोगहन। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, टी.डब्ल्यू. वोगहन ने प्रवाल भित्ति के बारे में सबसे पहले बताया था 1917 में। टी.डब्ल्यू. वोगहन ने 1917 में सबसे पहली बार कोरल रीफ के बारे में बताया था। अब प्रश्न उठता है कि सर ये कोरल रीफ होती क्या है? तो इन्होंने कहा था कि समुद्र के अंदर कुछ छोटे छोटे चूने से बने हुए टीले पाए जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों को, उन टीलों को ही बेटा क्या कहा जाता है? कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टान या सामुद्रिक वर्षावन। अब कई बार बच्चों के दिमाग में प्रश्न आता है कि इनको सामुद्रिक वर्षावन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा जैसे बाहर की इकोसिस्टम के अंदर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो फॉरेस्ट होते हैं, और उन्हीं की वजह से बारिश वगैरह के लिए वो चीज रेस्पॉन्सिबल होती है। कई सारे जंतु भी उनमें निवास करते हैं जंगलों में। इन प्रवाल भित्तियों के अंदर भी समुद्र के कई सारे जंतु जो है वो निवास करते हैं, जो कि अपन थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझिए। तो टी.डब्ल्यू. वोगहन ने 1917 में सबसे पहले कोरल रीफ के बारे में बताया था। अब ये कोरल होते क्या है? कोरल या प्रवाल बेटा समुद्री जंतु होते, कोरल कह दो या प्रवाल, ये समुद्री जंतु होते कोरल या प्रवाल, जो कि संघ सीलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है, संघ सीलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है साहब। सीलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम आपने निडेरिया भी सुना होगा। तो सीलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के जंतुओं को कहते हैं कोरल या प्रवाल। ठीक है, इसके अंदर एक वर्ग आता है बेटा मोस्टली, जिसको कहा जाता है एंथोजोआ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कई बार पूछ रखा ये प्रश्न कि एंथोजोआ। इसके अलावा एक गण है मैड्रीपोरेरिया, मैड्रीपोरेरिया। इस मैड्रीपोरेरिया गण के सदस्य भी जो है बेटा प्रवाल बनाते हैं, लेकिन ये सब कुछ सीलेंट्रेटा संघ में आते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है। ठीक है साहब। इसके बाद में बात ये करते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बेटा ये समुद्री जल है, समुद्री जल। अब समुद्र के अंदर क्या होता है, ये जंतु या तो अकेले रहते हैं, एकल यानी सॉलिटरी, या कभी कभी ये झुंड में कॉलोनी बना करके रहते हैं। तो इनकी शरीर की सतह से चूने जैसा पदार्थ रिलीज होता है, वो समुद्र में जमता जाता है टीले की तरह, और वो चूने जैसा प्रवाल बाद में भित्ति में बदल जाएगा। उसी को बोलेंगे कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। क्या बात समझ में आ रही है? इसी को बोलेंगे कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। अच्छा, ये जो जंतु इसको रिलीज कर रहे हैं, इनका ये कवच होता है ऊपर का भाग, जैसे कछुए के ऊपर हार्ड मटेरियल होता है ना बेटा, वैसे वैसे इनका कवच होता है। इनके कवच को बोला जाता है कोरेलाइट। प्रश्न पूछा जाता है सीधा सा यहां से कि कोरेलाइट क्या होता है? कोरल जंतुओं का जो कवच होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 या चूने जैसे पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसी को कहा जाता है कोरेलाइट। ठीक है, और इन जंतुओं का जो समूह होता है समुद्र के अंदर, क्योंकि अकेले तो नहीं होंगे, छोटे छोटे होते हैं, तो कई सारे होते हैं, तो इनके समूह को कहते हैं प्रवालाभ। प्रवालाभ या इसको बोलेंगे कोरेलोइड। तो जंतुओं के समूह को तो कोरेलोइड या प्रवालाभ कहते हैं, और इनसे जो कैल्शियम कार्बोनेट या चूने जैसा मटेरियल रिलीज होगा उसको कोरेलाइट, इनका कवच, जिससे चूने की चट्टान सी बन जाती है।
अब ये जंतु कितने डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं? तो इंपॉर्टेंट है बेटा, 18 डिग्री तो मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। 18 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जंतु पाए जाते हैं। सर इससे ज्यादा और कम हो जाए तो? 18 से कम होगा तो भी ये छोटे छोटे जंतु जो है मर जाएंगे सिलेंट्रेटा के, और 22 से ज्यादा हो गया तो भी। ये प्रश्न पूछ लेते मैक्सिमम वाला। 22 डिग्री सेल्सियस इनके लिए उपयुक्त माना जाता है बेटा, फेवरेबल। अच्छा जी, 18 इससे कम पे भी दिक्कत है और इससे ज्यादा पे भी दिक्कत है, ठीक है ना? तो ये फेवरेबल टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट, ये बिल्कुल अंधेरे में भी मर जाते हैं, अंधेरे में। इनके लिए उपयुक्त मात्रा में प्रकाश भी चाहिए, यानी अंधेरे में भी वृद्धि, यानी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की भी क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। जो बच्चे सेकंड ग्रेड का पेपर देने वाले वहां पर ये टॉपिक लगता है बेटा प्रवाल। जो आर्ट्स के बच्चे उनके भी और साइंस वालों के आता ही है। एक बार पूछा था ये प्रश्न, जो ये मानो कि 90% बच्चों ने गलत किया था, कि ये जो प्रवाल जो रहते हैं इनके साथ एक शैवाल पाया जाता है, और उस शैवाल का नाम, मैं इसको इरेज कर दूं बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर पाओ और इजीली टॉपिक को समझ पाओ। आप एक दो बार देखोगे जिसमें आपको पूरी चीज याद हो जाएगी, ठीक है? चलो देखो ध्यान से, एक शैवाल है बेटा जिसका नाम है ज़ूकेन्थाइला। ज़ूकेन्थाइला, ज़ूकेन्थाइला नाम का शैवाल होता है। ज़ूकेन्थाइला नाम का शैवाल जो इन प्रवालों के साथ सिम्बायोसिस रिलेशन रखता है। कैसे साहब? ये ज़ूकेन्थाइला फूड बना करके इनको देता है और बदले में शैवाल को रहने के लिए जगह दे देते हैं बेटा। ये कोरल्स जो होते हैं ना प्रवाल जंतु, तो ये तो उनको फूड बना करके दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस से अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगर किसी चीज को मैं एक या दो बार कह रहा हूँ तो ये सोच लो टॉपिक की वो जड़ है बेटा, काम की चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। तो ज़ूकेन्थाइला जो है वो सिम्बायोसिस रिलेशन बनाता है। सिम्बायोसिस मतलब फूड बनाकर के इन जंतुओं को देगा और बदले में शैवाल को रहने के लिए क्या मिल जाएगी, जगह। अब सर ये जो चट्टानें बनती है आप कह रहे हो, जो चूने की चट्टानें समुद्र के अंदर बनती है, इनका रंग कैसा होता है? तो बेटा ये सफेद की, चूने का मतलब ये मत सोच लो कि सफेद, ये काले रंग के भी होते हैं, ये लाल रंग के भी होते हैं, ये नीले रंग के भी होते हैं। तो जो प्रवाल जंतु होते हैं ये जो बनाते हैं, ये सफेद, काले, नीले, लाल यानी कलरफुल होते हैं, और इन्हीं के बीच में कई सारे जंतु निवास करते हैं। अच्छा, एक चीज होती है प्रवालों का विरंजन। विरंजन क्या होता है देखो समझते हैं, इरेज कर दूं इसको। प्रवालों का विरंजन, अरे विरंजन तो सुना है ना, ब्लीचिंग। हाँ जी, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या होता है? ये होते हैं कलरफुल। अभी मैंने बोला ना कलरफुल। जब बेटा इनका कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाए, सफेद हो जाए इनका कलर, किसी कारण से बेटा क्या होता है, ये इनका जो रंग होता है वो चेंज होकर के सफेद, तो यूं मानो कि वो अवस्था कहलाती बेटा प्रवालों का विरंजन। अच्छा, समुद्र के अंदर बेटा ये जब ये प्रवाल लिपट जाते हैं या बड़ी बड़ी चट्टानें बना देते हैं, तो कई बार इनके बीच में गैप बच जाता है, और प्रवालों के बीच में जो गैप बचता है उसको कहते हैं लगून। इंग्लिश में कुछ जगह पे लेगून भी मिल जाएगा, बात एक ही, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये खूब पूछा जाता है बेटा, बीएससी वगैरह में भी खूब क्वेश्चन आता है कि लगून क्या होता है। तो जहां पर भी ये प्रवाल मिट्टियां, चूने की चट्टानें बनती है, उनके बीच में जो रिक्त स्थान बन जाता है, जो खाली स्थान, जो गैप बच जाता है, उसी गैप को कहा जाता है लगून। अच्छा, अपन इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर पढ़ लिया, डब्ल्यू वोगन ने बताया था इसके बारे में। टेम्परेचर हमने देख लिया, प्रकाश की आवश्यकता होती है, गहराई कितनी जरूरी होती है वो देख लेते हैं। देखो देखो बेटा, यूं कहते हैं कि प्रवाल जंतुओं के लिए लगभग 100 फीट जो गहराई होती है वो फेवरेबल मानी जाती है। बिल्कुल ये मत सोचना कि बिल्कुल बॉटम में, नीचे समुद्र के तल में भी नहीं होते और बिल्कुल ऊपर भी नहीं होते। तो इनके लिए जो सफिशिएंट जो गहराई होती है, जो 100 फीट के आसपास होती है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, 100 फीट गहराई होती है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं,
प्रवाल भित्तियां, इंग्लिश में कोरल रीफ बोलेंगे, मूंगा चट्टानी या इन्हीं को सामुद्रिक वर्षावन भी कहते हैं। 1917 में डब्ल्यू वोगन ने इसके बारे में बताया था। प्रवाल एक्चुअल में सीलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के जंतु होते हैं जो एकल सॉलिटरी भी होते हैं और समूह में यानी निवा मतलब कॉलोनी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? काले, सफेद, नीले, लाल सभी रंग के होते हैं। फेवरेबल टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट या चूने जैसा मटेरियल रिलीज होता है, वो इसका कंकाल होता है, उसी को कोरेलाइट कहते हैं। और जब ये प्रवाल झुंड में इकट्ठे रहते हैं बेटा तो उनको अपने प्रवालाभ या कोरेलॉइड के नाम से जाना था। इसके अलावा बेटा 100 फीट गहराई के लिए आवश्यकता होती है और प्रवाल के बीच बीच में कभी कभी गेप बच जाता है जिसको हम लगून या लेगून के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों? और इसके अलावा हमने कहा कि प्रवालों के साथ एक शैवाल पाया जाता है जो सिम्बायोसिस रिलेशन भी रखता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवाल जो भित्तियां पाई जाती है वो मालदीव में पाई जाती है। मालदीव में, मालदीव पता है ना आपको? हाँ, पब्लिक हनीमून के लिए जाती है बेटा जो फिल्म स्टार्स होते हैं मालदीव। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां पाई जाती है और यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रवाल है बेटा जिसका नाम है, एक द्वीप है सुआदिवा। इस जगह पर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। द्वीप का नाम है आइलैंड का। मालदीव के अंदर सुआदिवा नामक जगह पर सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। यूं कहते हैं कि यहां इसी के पास में एक जगह है बिकनी। बिकनी यहां पर जो है बेटा इन भित्तियों के ऊपर हाइड्रोजन वगैरह के परमाणुओं के परीक्षण भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना मालदीव के अंदर सुआदिवा नामक द्वीप पर सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। और इसके अलावा ये जो है बिकनी नामक जगह जो है वहां पर जो प्रवाल होते हैं वो प्रवाल बेटा हाइड्रोजन परमाणुओं के परीक्षण में भी काम आते हैं। तो ये आज हमने इसकी बेसिक बात पढ़ी। अच्छा, प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती है बेटा। पहली जो होती है उसको बोलते हैं झालरदार प्रवाल भित्ति। झालरदार इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिंगिंग। फ्रिंगिंग। दूसरी बेरियर या रोधी प्रवाल भित्ति। रोधी या बेरियर जिसको कहते हैं बेटा। और तीसरी होती है बेटा एटोल। तो 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां हैं बेटा जिनका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रवाल भित्तियों के आर्थिक महत्व भी बताऊंगा, इनके प्रकारों को भी डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, आप 1 या 2 बार देखोगे तो आप उसको मैक्सिमम डिटेल आपको पता चलेगी। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुने बच्चों, इसको आप अच्छे से देखें। ठीक है ना? और साथ में एक चीज का ध्यान रखें बेटा, आपको जिस टॉपिक की नीड है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, वो टॉपिक मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। थैंक्स अ लॉट।